हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग अपने अगले लेक्चर में आ गए हैं। इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम लोगों ने, मैं पहले ये बता देता हूँ हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, अपना बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ लिया था, बाउंडेड क्या होता है। अनबाउंडेड सीक्वेंस पढ़ लिया था, अनबाउंडेड क्या होता है। और अपना ऑसिलेटरी सीक्वेंस पढ़ लिया था, ठीक। और अपना कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ लिया था और अपना डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ लिया था। सारे सीक्वेंस पढ़ लिए हम लोगों ने, ठीक। और इनके रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स हैं, वो भी मैं मतलब खाली प्रूफ आपको तो पढ़ना नहीं है अभी, वो सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखें, क्योंकि वो स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चंस में काम आता है, सीधा अप्लाई होते हैं, ठीक। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे देखिएगा, हमारे पास कई सारे क्वेश्चन है। आज मैं 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट में कराऊंगा, ठीक। पहला क्या रहेगा, फॉर्मल प्रूफ, और सेकंड रहेगा एप्लीकेशन मेथड, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मल प्रूफ करेंगे, ठीक। किसको हम कैसे देख सकते हैं, बाउंडेड और कन्वर्जेंस की निगाहों से। हमने कल एक थ्योरम लिखाई थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, लिखाई थी कि नहीं, याद है आप लोगों को, मैंने लिखवाई थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। लिखवाई थी या नहीं, लिखवाई थी या नहीं, आप लोग बताइए, मैंने लिखवाई थी या नहीं, लिखवाई थी ना। किसको किसको याद है मैंने लिखवाई थी, वेरी गुड। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा चेक करेंगे किसको, कन्वर्जेंसी को। किसको चेक करेंगे, कन्वर्जेंसी को ही चेक करेंगे, ठीक। देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, एप्लीकेशन वाला, ठीक। तो एप्लीकेशन हम लोग क्या देखते थे, सिर्फ और सिर्फ लिमिट अप्लाई करते थे। पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस दिया है वो है 1/n। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे एफ से, UN से भी करा सकते, AN से भी करा सकते, BN से भी करा सकते, कोई भी ये टेंशन नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर इसी चीज़ को फिक्स रखेंगे, नहीं, हम कुछ बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी FN इज इक्वल टू द 1/n। तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी FN क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि लिमिट कहाँ जा रही, 0, कन्वर्ज कहाँ करेगा, 0 की तरफ। 1/n कन्वर्जिंग टू 0 एज n कन्वर्जिंग टूवर्ड्स या n टेंड्स टूवर्ड इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट आ गए हैं किसके बिहाफ पे, अपने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ये पर्टिकुलर पॉइंट आ गया कि 1/n कन्वर्ज वहाँ करेगा, मतलब 0 पे करेगा जब n टेंड करेगा किधर, इन्फिनिटी की तरफ। अगर ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, सो 1/n sequence is convergent, implies that it is also bounded। तो फिर मुझे ये पता चल गया है कि ये जो सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, ठीक। अब बाउंडेड कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ कैसे बाउंडेड निकालते हैं, मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ बाउंडेड कहाँ से है। तो n क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब n हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव क्या होगा, इंटीजर। तो ऐसे ही बता दिया है कि जब n पॉजिटिव है, 1 तो हमारा पहले से ही पॉजिटिव, n भी पॉजिटिव है, तो ये कभी भी निगेटिव तो जा ही नहीं सकता, कभी भी निगेटिव तो जा ही नहीं सकता है। और जो हमारा वैल्यू है वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से, तो 1 से 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग में है, इसीलिए 0 इसका क्या है, डिक्रीजिंग है, इसीलिए 0 इसका क्या है, कन्वर्जिंग पॉइंट है। मैंने बताया था कि सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है तो जो लास्ट वाला होगा, अगर सीक्वेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा, तो जो लास्ट वाला होगा वो उसका कन्वर्जिंग पॉइंट होगा। अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो इधर की तरफ जो लास्ट वाला होगा वो इसका क्या होगा, कन्वर्जिंग पॉइंट होगा, ठीक। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मल प्रूफ इसके लिए। अब स्टार्ट करेंगे इसका फॉर्मल प्रूफ। देखिए ये जानना ज़रूरी होता है क्योंकि कई सालों तक आपका पेपर सब्जेक्टिव रहा है, अभी तक तो आने की उम्मीद नहीं है कि सब्जेक्टिव कुछ आएगा, लेकिन तब भी पढ़ते हैं, अच्छा लगता है पढ़ने में। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0,
हमने कोई एप्सिलॉन लिया है वो भी ग्रेटर देन 0, वी हैव लिमिट कितनी है इसकी 1/n मॉड 1/n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, यही रहेगा। हमारे पास जो फॉर्मूला रहता था, जो फॉर्म रहती थी उसकी वो थी Sn माइनस का L का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। तो हमारे पास क्या होता था कि ये कंडीशन कब होती थी, व्हेन n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर। n की जो वैल्यू है किसी न किसी पॉजिटिव इंटीजर से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब ये एग्जिस्ट करता था। अब इस समय की बात करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन है, सुनिएगा, ये कंडीशन है, हमें ये कंडीशन निकालनी है कि कोई m ऐसा निकालना है जिसके लिए ये क्या हो जाएगा, जिसके लिए ये हो जाएगा आपका कि ये l लेस देन 0 हो जाएगा, Sn माइनस L लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको निकालनी है। अब देखिए हम करेंगे क्या, देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेंगे कि अब 1/n में 0 घटाएंगे कुछ फ़र्क पड़ेगा, कहा सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ने तो वाला है नहीं। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि मॉड 1/n ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। सो वी हैव गॉट n, ये इधर जाएगा और एप्सिलॉन इधर आएगा, सो n इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। n किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बड़ा आया है। सो लेट अस चूज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, so let us choose a positive integer, a positive integer, वो भी क्या m, जो बड़ा किससे हो 1/एप्सिलॉन से, क्योंकि n हमें क्या चाहिए m से बड़ा ही चाहिए ना, और n खुद क्या है 1/एप्सिलॉन से बड़ा है, तो m खुद भी क्या होगा 1/एप्सिलॉन से बड़ा होगा। देन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m वी हैव 1/n माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन। बस यहीं से हम कह देंगे क्या कि 1/n टेंड कहाँ कर रहा है 0 की तरफ। ये हमारा क्या होगा फॉर्मल प्रूफ। होना क्या है इसमें, हमें पता था ये जो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग वाली है Sn L की तरफ कब कन्वर्ज करेगा, जब इसका मतलब ये जो मॉड लगा हुआ ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन Sn एंड L इज़ लेस देन एप्सिलॉन। जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो एप्सिलॉन से कम हो जाएगी, कब, जो n नंबर ऑफ़ टर्म्स है, n जो यहाँ पर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ टर्म, वो किसी ना किसी पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा हो, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए लार्जर नंबर। वो भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कब होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा बहुत छोटा होगा। तो हमें पता है ना एप्सिलॉन इज पॉजिटिव क्वांटिटी बट हाउ एवर वेरी वेरी स्मॉल, डजेंट मैटर, दिस इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी बट टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव है, टेंड करेगा 0 की तरफ हमेशा। तो ये जब बहुत छोटा है तो ये फिर बहुत बड़ा होगा, सॉरी ये जो बहुत ये डिनोमिनेटर बहुत छोटा है तो फ्रैक्शन बहुत बड़ा होगा। जब फ्रैक्शन ही बहुत बड़ा है तो m की वैल्यू तो उससे बड़ी होगी, m की वैल्यू से बढ़ा लेते हैं क्या हम यहाँ पे n। तो हमें m वो बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए जिससे n हमारा क्या हो जाए बहुत बड़ा नंबर हो जाए, मतलब कि वो हमेशा किधर की तरफ चला जाए इन्फिनिटी की तरफ ही चला जाए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को इस वाले प्रश्न में? यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, अगला प्रश्न कहता है हम लोगों से कि हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न आता है हमारे पास दिया गया Sn डिफाइंड एज r टू द पावर n, क्या है हमारे पास r टू द पावर n, सच दैट r की जो मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा क्या है 1 से छोटी। अब एक कंडीशन मैंने कल बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, सॉरी, x टू द पावर a टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, n कर देता हूँ, a अच्छा नहीं रहता है, x टू द पावर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये सब प्रॉपर्टीज़ किसकी बता रहे हैं, जब n टेंड करेगा किधर इन्फिनिटी की तरफ। x टू द पावर टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, x हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा होगा।
एक्स टू द पावर टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो कब, जब या तो ये ज़ीरो हो या तो ये 1 से छोटा हो। एक्स टू द पावर टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, ये कब आएगा, जब एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये कंडीशन हमारे पास आती थी। एक्स का मतलब कोई ना कोई वेरिएबल है, उससे मतलब थोड़ी ना है एक्स है, वाई है कि जेड है, कंडीशन बस ऐसी लगनी चाहिए। अब मैं इसकी बात करूँगा तो मैं अपना एप्लीकेशन मेथड लगाता हूँ। एप्लीकेशन मेथड क्या कहता है, अपने एप्लीकेशन मेथड की बात करूँगा तो एप्लीकेशन मेथड में क्या करेंगे कि अपना आर टू दी पावर सीक्वेंस है, इसको कंपेयर करा देंगे किससे, एफ एन से। तो हमारे पास एफ एन आ जाएगा वेयर मॉडुलस ऑफ आर इज़ लेस देन 1, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ आर क्या होगा, लेस देन 1। अब मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से एक और कंडीशन ले सकते हैं कि 0 हटा दो, -1 लिख दो। एक और कंडीशन यहाँ से ले सकते हैं कि ये अपना आ जाएगा -1, ठीक। ये कंडीशन आप याद रखिए, -1 भी नहीं लेना है इसमें, इसमें -1 भी नहीं लेना है, लेस देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। अब ठीक है, हाँ अब ये कंडीशन बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई हो चुकी है, ठीक। अब इसकी बात करेंगे अगर तो हमारे पास लिमिट आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन। जो एफ एन है हमारा वो कितना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर टू द पावर एन, ठीक। और ये वैल्यू टेंड करेगी किधर, ज़ीरो की तरफ। व्हेन, ये तभी ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी जब आर की वैल्यू क्या होगी, इक्वल नहीं लगा, -1 से +1 की तरफ। इसका मतलब ही ये है कि दैट इज मॉड आर इज़ लेस देन 1। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है सर, ये भी तो पता लगाने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे ऐसा क्यों है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, आर। एक कंडीशन हाँ मुझे देखनी पड़ेगी, बट मैं इसको सही कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को कोई गलत चीज़ बताई जाए। तो x को मैं 0 से 1 ही ले रहा हूँ और x यहाँ पे लेस देन -1 ही ले रहा हूँ, ठीक। देखिए मैं बताता हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट 0 की तरफ ही टेंड करेगी, 0 पॉइंट समथिंग है। एक चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ अपने से, देखिए अगर आर टू द पावर n है, आर टू द पावर n का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी वैल्यू r है, r फिक्स कर दिया, मान लीजिए लिख दिया 0.5 और एक तरफ लिखा है माइनस का 0.5, इसकी पावर क्या है n, इसकी भी पावर क्या है n। इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कराने का मतलब है पहले मैं 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 से कराऊंगा, फिर 0.5 से कराऊंगा, फिर 0.5 से कराऊंगा, डैश 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 डैश। अगर 2 का कराऊंगा 0.25 आएगा, 3 का कराऊंगा 0.125 आएगा, उसका कराऊंगा तो 0.625 आएगा। सॉरी। तो अगर ये वैल्यू बढ़ रही है कि डिक्रीज़ हो रही है, 625 नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, हाँ 625 आएगा, सॉरी 0.0625 आएगा ना। 2 डिजिट बार डेसिमल, 3 डिजिट बार डेसिमल और यहाँ 4 डिजिट बार डेसिमल, हाँ 0 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक सही है। ये वाला वैल्यू जो है इसमें अगर मैं बात करूँ, यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। और हाँ ठीक चाहिए, सही, गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने साथ दे दिया मुझे बताने के लिए। सही लिखा था मैंने -1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ n नहीं, सिक यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज -1। ये वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी, और इसको आप लोग हाँ ठीक, चाहे जो कुछ लें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होगा, टेंड करेगा 0 की तरफ, तो इसका मतलब ये टेंड कर रहा है 0 की तरफ। फॉर्मल प्रूफ हो, सॉरी ये एप्लीकेशन प्रूफ हो गया। फॉर्मल प्रूफ की बात करेंगे हम, थोड़ा सा कभी कभी देखिए हम लोग जब हायर मैथमेटिक्स में आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, चाहे मुझे हो चाहे आपको होगा। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ वैसे ही पढ़िए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा,
होल सिलेबस की बात करी गई थी, तो होल सिलेबस आपको दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ हमारे पास मॉड ऑफ r लेस देन 1 है, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 1 से छोटी है, मॉड है मतलब हमेशा पॉजिटिव होगी, 1 से छोटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना मॉडुलस ऑफ r इज़ ऑलवेज 0 to 1। तो हमने लेट कर लिया है, इम्प्लाइज लेट r इज इक्वल टू 1/1 प्लस h, 1 समथिंग के फॉर्म में होगी, जहाँ पे h क्या होगा, h हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो h हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमारे पास 1 प्लस एच टू दी पावर n, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एन एच प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा x प्लस ए की पावर n का। ये वैल्यू जो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एच के फॉर्म में होगी, ये वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर रहेगी 1 प्लस एन एच से, फॉर ऑल एन, एस तो हमेशा टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ही है, फॉर ऑल एन, एन की सभी वैल्यू के लिए ग्रेटर रहेगी। तो अगर हम लिखेंगे एस एन माइनस 0 इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या होगी, आर टू द पावर एन का मॉड, और ये वैल्यू हमें देगी क्या, आर टू द पावर आर का मॉड की पावर एन, बराबर आ जाएगा 1/1 प्लस एच टू द होल पावर एन, और इसको हम लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं, ये जो एक्सपेंशन है उसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एच, क्योंकि ये जो वैल्यू 1 से छोटी है, रेसिप्रोकल करके लिखा बस, क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी। अब मैं ये लिखना चाहता हूँ कि 1 प्लस एच टू दी पावर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एच, क्योंकि एन एच सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए इस रेसिप्रोकल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि 1 प्लस एच टू दी होल पावर एन, साइन पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एच। तो ये कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे, क्योंकि एन और एच पॉजिटिव है इसलिए ये कंडीशन लगाएगी, अन्यथा ये कंडीशन हम लगा नहीं सकते थे डायरेक्ट, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ती है, उसके बाद हम इसको लगा सकते थे। तो लेंगे टेक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, हमने क्या लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन माइनस 0 का मॉड, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एस एन एंड 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से एक कंडीशन आएगी कि एस एन हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली वो थी 1/1 प्लस एन एच, लेस देन क्या है एप्सिलॉन, लेस देन क्या है एप्सिलॉन, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 1 प्लस एन एच ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो एच की वैल्यू जो हमारी आ गई है वो आ गई है 1/एप्सिलॉन, सॉरी एच नहीं एन ग्रेटर देन 1/-1 डिवाइडेड बाई एच, ये कंडीशन किसकी आ गई, एन की कंडीशन आ गई। सो वी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर, यही बात मेन है कि यहाँ पे क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, वो भी क्या, स्मॉल एम ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस 1/एच, यही लेना है, यही तो लेना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और इट इम्प्लाइज Sn माइनस 0 इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा कंफ्यूज मैं हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैं अब ठीक, मतलब इस ऑब्जर्वेशन से ठीक हूँ, ऑब्जर्वेशन हमेशा ये वाली ट्रू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो ये वाला प्रूफ भी आप लोगों ने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, फॉर्मल प्रूफ अब नहीं कराएंगे, अब हम लोग सीधा सीधा एप्लीकेशन वाला एक फिनोमेना कराने वाले हैं, ठीक। जैसे एक फिनोमेना यहाँ पे आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाली लिमिट वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है, इसका फॉर्मल प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। nth रूट ऑफ n वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1, nth रूट ऑफ n की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1, इस चीज़ को आपको याद रखने के चलना है, ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे हम, fn बराबर अगर लिखा हुआ है अंडर रूट n+1 माइनस का अंडर रूट n फॉर ऑल n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। अब बताना है ये कन्वर्ज करेगा, कैसे करेगा, देखिए कन्वर्ज करने के लिए हमें क्या निकालनी होगी, हमें निकालना होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn, हमें कन्वर्ज करने के लिए क्या निकालना होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सॉरी, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट n+1 माइनस का अंडर रूट n।
अब इन्फिनिटी इसमें अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो क्या करते हैं इसमें रेशनलाइज कराते हैं, किससे, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन से, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन से रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन प्लस वन प्लस का अंडर रूट एन आएगा। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, क्योंकि लिमिट बता रहा हूँ मैं, एन की वैल्यू खत्म हो जाएगी वहाँ से कॉमन करने के बाद, प्लस का अंडर रूट एन। अब यहाँ से करेंगे क्या, एन कॉमन कर रहे हैं, एन जब कॉमन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट एन, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस वन बाई एन और प्लस का 1, रूट एन कॉमन कर लिया तो हाँ कुछ बचेगा नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि 1 बाई रूट एन, सॉरी लिमिट नहीं लिखा मैंने, लिमिट लिखते हैं पहले, कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई रूट एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस वन बाई एन प्लस का 1, लिमिट अप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 डिवाइड प्लस 1, 1 प्लस 1 तो 2 ही रहेगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, मतलब ये कन्वर्ज कहाँ पे करेगी, 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी। अब ये कन्वर्ज कर रही है तो ये हमेशा क्या रहेगी, बाउंडेड सीक्वेंस ही रहेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न है हमारे पास n टू द पावर p सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारे पास क्या है, n टू द पावर p। इसमें कहा गया है इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0 देन द सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेस, देन द सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, वो भी कहाँ पे, टू माइनस इन्फिनिट, सॉरी प्लस इन्फाइनिट, p इज़ ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का इन्फाइनिट, ठीक। ये पॉइंट याद रखना है आपको। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि हमारे पास log 1 बाई एन कहीं पे लिखा आ जाए तो हम कहेंगे दिस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिट। अब लोग सोच रहे होंगे कि सर लिखवाए जा रहे हैं, बेटा ये याद करने वाले हैं, क्योंकि इसका जब हम प्रूफ कराएंगे तो ये बहुत लंबे प्रूफ जाएंगे। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको याद कर लेंगे और कुछ वीडियोस के माध्यम से हम इनके सेपरेटली वीडियोस में बनाता रहूँगा, वो आप लोगों के पास भेजता रहूँगा, बस ये काम करते रहेंगे बढ़िया से अपने, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 टू द पावर n। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n, तो ये तो टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, ये टेंड करेगा कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है, डाइवर्जेंट। बट ये लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड किससे है, 2 से, अपर बाउंड इसका कोई है नहीं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लोअर बाउंड ही रहेगा। n इक्वल टू 1 पे पहला टर्म ही इसका 2 है, इससे छोटा कोई टर्म नहीं रहेगा इस वाले सीक्वेंस की बात करें तो। अगला जो पॉइंट आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा पॉइंट नंबर 8। इस पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे हम लोग किसको, -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n को। अब इसकी अगर बात करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं। देखो हमने बताया था ऑड इवन करके fn की वैल्यूज़ कई बार बता चुके हैं, कई क्वेश्चंस में बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्या, एक 1 बाई n, एक माइनस का 1 बाई n। कब आएगा, जब n क्या होगा, इवन। ये कब आएगा, जब n क्या होगा, इवन। अगला वाला कब आएगा, अगला वाला कंडीशन तब आएगा जब n खुद क्या होगा, ऑड। तो ये fn आ गया, fn में जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn, तुम्हारे पास क्या आएगा, ये 1 बाई n भी 0 और -1 बाई n भी 0। n टेंड करेगा, सॉरी n जब होगा इवन और दूसरा n जब होगा, फॉर ऑल n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn की वैल्यू कितनी है, 0। सो दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टूवर्ड्स 0। क्या ये कन्वर्ज करेगा 0 की तरफ, क्या ये कन्वर्ज करेगा 0 की तरफ, हाँ ये कन्वर्ज करेगा 0 तरफ। लेकिन क्या ये बाउंडेड होगा, पहली बात तो ये पूछने वाली है, क्या ये बाउंडेड होगा, कन्वर्ज करेगा 0 की तरफ, मतलब इनफाइनाइट वाला एलिमेंट क्या होगा, वो आपका क्या कह सकते हैं उसे, 0 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, इनफाइनाइट वाला,
इनफाइनाइट वाला एलिमेंट 0 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब इस सीक्वेंस के टर्म हम लिखेंगे, ये अगर 0 है तो इधर भी इधर से इधर आते दिखेंगे और इधर से इधर आते दिखेंगे, 0 की तरफ कन्वर्ज होते हुए दिखेंगे। लेकिन बाउंडेड की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ बाउंडेड होगा, इसकी जो वैल्यू होगी -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n की वैल्यू वो -1 से बड़ी होगी और +1 से छोटी होगी। ये -1 से बड़ी होगी, +1 से छोटी होगी। जी हाँ, -1 से बड़ी, मैं इक्वल हटा देता हूँ सभी के लिए, क्योंकि 2 ले लेंगे और 1 1 2 2 2 2 2, हाँ इसमें इक्वल नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये है -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n का मॉड हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा ही रहेगा। ये हमारे पास आ जाएगी किसकी, बाउंडेड की कंडीशन। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो है -1 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई n। ठीक, n की वैल्यू रखते जाएंगे, ऑड इवन रखते जाएंगे, तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा उस सीक्वेंस की अगर बात करेंगे, 1 रखेंगे कितना आएगा, 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर आपका 7, फिर 8 डैश डैश डैश। तो ये माइनस की वैल्यूज़ देखेंगे तो लगातार माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती हुई दिख रही, प्लस की वैल्यूज़ देखेंगे तो लगातार प्लस की इन्फिनिटी की तरफ जाती हुई दिख रही। तो ये ना ही कन्वर्ज करेगा ना ही ये डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर कन्वर्ज नहीं कर रहा है सो इट इज़ नॉट बाउंडेड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट बाउंडेड। ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। ठीक, अगली कंडीशन करते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास है क्वेश्चन माइनस का n स्क्वायर। ठीक, अब इसको बताओ क्या होगा, माइनस का n स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा। इसमें क्या होगा, माइनस का n स्क्वायर की बात करेंगे तो वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, -1 -4 -9 डैश डैश डैश। अब इस वाले नंबर को अगर नंबर लाइन में हम देखें तो -1 यहाँ पे, सॉरी -1 यहाँ मान लो, ये -4 मान लो, ये -9 मान लो, इधर तरफ जाता हुआ दिख रहा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। इधर दिख रहा ना जाता तरफ, इधर दिख रहा है ना जाते तरफ। तो जैसे ही हम देखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब ही यही है कि इनफाइनाइट की तरफ जब हम जाएंगे तो टर्म क्या देगा, तो वो तो हमें भैया माइनस इनफाइनाइट ही देगा, और कुछ तो दे नहीं रही दिख रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, -1 से हमेशा बड़ी रहेगी। तो ये क्या है, सॉरी, बाउंडेड अबव है बट बाउंडेड बिलो नहीं। बाउंडेड अबव है, इसके आगे नहीं जाएगा, बट बाउंडेड बिलो नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 3n स्क्वायर प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 3n स्क्वायर माइनस का 4। इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3n स्क्वायर माइनस 4। n स्क्वायर जैसे ही कॉमन करेंगे तुम्हारे पास ऊपर वाला n स्क्वायर नीचे वाला n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 3 प्लस 7 बाई n स्क्वायर, 3 माइनस 4 बाई n स्क्वायर। लिमिट जैसे ही अप्लाई करूँगा कहाँ टेंड करेगा, 3/4 की तरफ। अब ये बाउंडेड हो ये सब सीक्वेंस, अब उसको देख के पता लगाते हैं, ऐसे हम बता नहीं सकते हैं। उसको देख के बता सकते हैं, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास fn बराबर 2 - 1 टू द पावर 2n। देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर है तो लगातार हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जितनी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे उतने अच्छे नंबर हमारे आते जाएंगे, बस छोटी सी बात होती है। तो हम जैसे ही लिमिट अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलता है पहले वाले टर्म में तो n है ही नहीं, 1/2 की पावर n को लिख सकते हैं 2 की पावर -n। बताया था x की पावर -n कभी भी लिखा है अगर n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये वाली वैल्यू भी हमेशा कहाँ टेंड करती है, इन्फिनिटी की तरफ। करवा दीजिए ये कि सॉरी ये वाली वैल्यू टेंड कहाँ करेगी, 0 की तरफ। माइनस इन्फिनाइट है तो 0, प्लस का इनफाइनाइट है तो आपका इनफाइनाइट। ठीक, तो 2 पे कुछ करना नहीं, माइनस का 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपकी कन्वर्जिंग पॉइंट क्या है 2, कन्वर्जिंग पॉइंट क्या है 2। अगला और भी कई सारे क्वेश्चन कराएंगे, पहले ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ लिमिट पॉइंट, बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम और जो भी कॉचीज सीक्वेंस है, कॉची क्राइटेरियन थ्योरम है, उन सभी के साथ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है
वो सीक्वेंस क्या है कि एफ एन बराबर अपना है 1 + 2 + 3 + टेस्ट 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 एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो इसको भी करेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारे पास है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कितने टर्म्स, एन टर्म्स। एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना होता है, एन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होता है वो होता है एन + 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यहीं तक आएगा। अब अगर हम देखेंगे तो एन से एन ख़त्म हो जाएगा ये वाला, और एन को डिवाइड करा देंगे इससे। कैसे कराएंगे देखना, हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, एन से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, एन डिवाइडेड बाई एन, 1 भी डिवाइडेड बाई एन, तो आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 1 + 1/n। एन टेंड करेगा इन्फिनिटी तो 1/n कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, तो वैल्यू पर्टिकुलर कितनी आ जाएगी 1/2। तो इस वाले की लिमिट वैल्यू या लिमिट इस वाले सीक्वेंस का कितना होगा, सॉरी इस वाले सीक्वेंस का जो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे थोड़ा सा। उस नए टॉपिक का जो आपका मेन मीनिंग होगा वो क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस। जो मेन मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस। अभी मैं लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर नहीं बता रहा हूँ, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। जो थ्योरम्स मैंने बताई थी कि आप लोग नोट कर लीजिए स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो आप लोगों को नोट कर लेनी है। ठीक, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, पहला पॉइंट ये है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर कोई एस एन है वो टेंड कर रहा है L1 की तरफ, एंड कोई भी आपका दूसरा सीक्वेंस है Tn टेंड कर रहा है L2 की तरफ, सो इट इम्प्लाइज दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn ± Tn की जो वैल्यू है वो टेंड करेगी L ± L1 की तरफ। हम जब ऐड करेंगे तो उनकी लिमिट्स ऐड हो जाएंगी, हम जब माइनस करेंगे तो उनकी लिमिट्स माइनस हो जाएगी। ठीक, इस चीज़ का आपको याद रखना है। अगला, जैसे हमारे पास अभी एक प्रश्न आया तो उस प्रश्न का नाम क्या था, √n + 1 माइनस का √n, तो इसको एक अलग सीक्वेंस मान लेंगे, इसको एक अलग सीक्वेंस मान लेंगे, दोनों के कन्वर्जिंग पॉइंट निकाल लेंगे, जो कुछ आता उन दोनों के क्या कर देते माइनस। जब दोनों को माइनस कर देंगे तो जो √n + 1 माइनस √n का आंसर है उसी के सेम के आंसर के बराबर आएगा। तो ये एप्लीकेशन हो जाता है। जब आपको दो या दो से ज़्यादा ऐसे मतलब प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में ऐसे टर्म्स मिले जिनकी लिमिट वैल्यू नहीं आती, तो हम सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद वहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा एन अगर टेंड कर रहा है एल की तरफ एंड क्या स्मॉल सी बी एनी रियल नंबर कॉमा देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सी एस एन, वैल्यू कहाँ टेंड करेगी सी एल की तरफ। जो सीक्वेंस था वो एल की तरफ टेंड कर रहा था, सारे टर्म्स को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सी का मल्टीप्लाई उसकी लिमिट से भी हो जाएगा। ठीक, अगली कंडीशन आती है हमारी सॉरी, लिमिट एस एन एल पे जा रही है एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन पे जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इंटू टी एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी एल इंटू एल डैश। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग जो है एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनके एप्लीकेशन में यूज़ होते रहेंगे ये सारी प्रॉपर्टी। ठीक, अगली जो थ्योरम है उसकी अगर बात करेंगे हम तो देखते हैं इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अगली थ्योरम डिवाइड के बेसिस पे, क्या था डिवाइड के बेसिस में थ्योरम थी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन अगर टेंड कर रहा है एल की तरफ L2 मान लो, हाँ इसको लिखा नहीं मैंने L2। ठीक, एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंड कर रहा है टी एन टेंड कर रहा है L2 की तरफ,
बट टी एन डज नॉट, सॉरी टी एन की जगह मैं L2 लिख दूँ, L2 डज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn डिवाइडेड बाई Tn इज इक्वल टू आ जाएगा L1 डिवाइडेड बाई, तो ये आपका L1 बाई L2 में टेंड करने लगेगा। ठीक, अगली जो थ्योरम आती है दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, उसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। वो थ्योरम क्या है? सैंडविच थ्योरम। ठीक, सैंडविच थ्योरम क्या कहती है? हमारे पास इफ़ Sn कॉमा Tn एंड Un, ठीक, ये नोट करते जाइए आप लोग। UN समझ लीजिए, नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। UN आर थ्री सीक्वेंसेस, आर थ्री सीक्वेंसेस, हमारे पास 3 सीक्वेंसेस हैं। सच दैट, पहला पॉइंट, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के Sn लेस देन और इक्वल टू Un लेस देन और इक्वल टू Tn फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। पहली कंडीशन ये है। एंड द सेकेंड वन इज लिमिट Sn इज इक्वल टू लिमिट Tn इज इक्वल टू l, देन लिमिट आपकी UN इज ऑल्सो इक्वल टू द l। ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम हो जाती है। बस इतनी सी प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है कि कोई 3 सीक्वेंस है, अगर 3 सीक्वेंस में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के बाद के सारे टर्म्स इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, इस वाली प्रॉपर्टी, कि Sn सबसे छोटा हो, UN उससे बड़ा हो, Tn उससे बड़ा हो, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि जो दोनों की लिमिट होगी वही बीच वाले सीक्वेंस की भी लिमिट होगी। इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है। ठीक, एक कोरोलरी इस पे आती है। कोरोलरी क्या है देखिए, इम्पॉर्टेंट है सारी आपकी ऑब्जर्वेशन, कि इफ़ Sn एंड Tn आर टू सीक्वेंसेस, आर टू सीक्वेंसेस, कोई 2 सीक्वेंसेस हैं ऐसे हैं कि मॉड Sn इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड Tn। Sn की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं सारी फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू k, किसी पॉजिटिव इंटीजर के बाद के सारे टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे k भी क्या है, k इज़ मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो अगर हमेशा उस Sn की एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या होती है, छोटी, Tn की सारी एब्सोल्यूट वैल्यू Sn की सारी एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या होती है, छोटी, देन लिमिट, देन नहीं, इफ़ कॉमा इफ़ लिमिट Tn इज इक्वल टू 0, देन लिमिट Sn इज ऑल्सो इक्वल टू द 0। अगर कोई 2 सीक्वेंस है, उनमें से एक सीक्वेंस के पर्टिकुलर वैल्यूज़ किसी दूसरे सीक्वेंस से हमेशा छोटी आ रही, तो जो दूसरे सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो वही पहले सीक्वेंस की लिमिट की हमेशा क्या होगी, बराबर होती है। ठीक, अगली थ्योरम पे चलते हैं। अगली थ्योरम क्या होती है, कॉचीज़, नाम सुनिएगा, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहता है थ्योरम, सुनिएगा, कि इफ़ लिमिट Sn इज इक्वल टू l, कॉमा देन लिमिट S1 S2 S3 डैश 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 क्या, Sn डिवाइडेड बाई n इज़ ऑल्सो इक्वल टू द l। ये जो कंडीशन आपको मिली है दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, मैं कह सकता हूँ इसको। हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो कंडीशन यहाँ पे लगी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Sn अगर टेंड कर रहा है L की तरफ, तो Sn के जितने भी S1, S2, S3, ये जो n नंबर ऑफ टर्म्स का जो एवरेज है वो भी हमेशा टेंड कहाँ करेगा, L की तरफ ही टेंड करेगा। ये कहने का मतलब है इस वाली कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम का। सेकंड आता है 7 नंबर, क्या आता है, कॉचीज़ सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ये क्या कहता है, ये कहता है इफ़ Sn be a sequence such that Sn is always greater than 0 for all n, comma, limit n tending to infinity Sn is equal to n, then सिर्फ ज्योमेट्री को मीन नहीं लिखना है सर। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन सभी का मल्टीप्लाई कराओ, बाद को इनके नंबर ऑफ टर्म्स का रूट ले लो, वही वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, L के बराबर आएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे हमें शो करती है। एवरेज लेंगे तब भी इक्वल रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तब भी हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। ठीक, अगली थ्योरम हमारे पास आती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है सारी, इसीलिए मैं सारी थ्योरम्स करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगली थ्योरम जो आती है वो क्या कहती है कि इफ़ Sn बी आ सीक्वेंस, Sn हमारे पास क्या हो जाता है, सीक्वेंस, सच दैट Sn हटाओ, अच्छा दोबारा लिख लेता हूँ, Sn is always greater than 0 for all n is member of capital N, and limit n tends to infinity Sn plus 1 upon Sn tending towards L implies that limit n tending to infinity nth root of Sn is also equal to L। ये जो डेफिनेशन है वो आपको सीरीज में भी मिलेगी, सीरीज से ही ली गई है, आप ये कह सकते हैं। अगर इनका रेशियो सेम है, रेशियो का लिमिट Sn प्लस 1 अपॉन Sn का जो वैल्यू है वो L आ रहा है, तो इसका मतलब है Sn के nth रूट की जो लिमिट होगी वो भी किसके बराबर होगी, L के ही बराबर होगी। द नेक्स्ट वन थ्योरम इज सिज़ारो थ्योरम। सिज़ारोस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है इफ़ लिमिट Sn अगर जा रहा है L की तरफ एंड लिमिट Tn अगर जा रहा है L2 की तरफ, L1 L2 लिख देता हूँ, कॉमा देन लिमिट S1 Tn प्लस S2 Tn माइनस 1 प्लस S3 Tn माइनस का 2 प्लस का डैश 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 प्लस Sn T1 डिवाइडेड बाई n बराबर किसके होता है, आपका वैल्यू L1 इंटू L2 के। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है मेनली इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बट आपकी जो कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम है, कॉचीज़ सेकंड थ्योरम है, और ये जो रेशियो और nth रूट वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों के लिए रोल प्ले करता है अच्छा खासा, मतलब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नंबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ थ्योरम्स थी, आपको मैंने बता दी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक, लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, जिससे आपको थोड़ा सा जो माहौल बन पाए कि कितना लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, मतलब किस प्रकार से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चंस को फ्रेम करा जाता है, कैसे आंसर को फ्रेम किया जाता है, फ्रेमिंग करना जान जाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक, अब देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ मोनोटॉनिक सीक्वेंस। जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा अगला टॉपिक क्या है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस। वो टॉपिक कौन सा है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस की अगर बात करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन आती है। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, हम सबसे पहले लेके चलेंगे कि सबसे पहले अच्छा डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग की, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग की, या फिर इसी को कहा क्या जाता है,
नॉन नहीं, इसको लिखा जाएगा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, इसको कहा जाएगा नॉन डिक्रीजिंग। सही है, नॉन डिक्रीजिंग। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे सीधा लेके चलेंगे एस एन कोई भी एक सीक्वेंस है। ठीक, तो हम लिखे दे रहे हैं कि एस एन प्लस वन इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एस एन फॉर ऑल एन इज़ मेंबर ऑफ कैपिटल। अगर ये कंडीशन कभी भी आ जाती है, अब कह रहे हैं सर ये क्या होता है, अरे यार गधों, एन हमेशा क्या होगा, एन प्लस वन से बड़ा होगा या छोटा होगा। अरे हम कह रहे हैं एन एक कोई नेचुरल नंबर है तो एन प्लस वन क्या होगा, एन से बड़ा होगा। अगर हम नंबर लाइन ग्राफ देखें, एन इधर आएगा, एन प्लस वन इधर आएगा। अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस की वैल्यू एन पे एस एन है, पर्टिकुलर सीक्वेंस की वैल्यू एन पे एस एन प्लस वन है, अगर एस एन प्लस वन एस एन से बड़ा है मतलब ये ऊपर ही जाएगा ना, ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। बस छोटी सी बात थी, ये तो बता रहा हूँ इंक्रीजिंग ही तो होगा, तो ये इंक्रीजिंग वाली कंडीशन आ जाएगी। मैं इतना ही लिखूँगा, मैं वो नहीं लिख पाऊँगा, सॉरी ये वो नहीं लिख पाऊँगा, मतलब वो नहीं लिखूँगा कि ये एस एन एक सीक्वेंस है, वो मैंने बता दिया। अगली कंडीशन जो आती है वो आती है मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक नहीं, इसको मैं लिखूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस जो एस एन प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन होते एस एन से एन इज मेंबर ऑफ कैपिटल है। इसका मतलब क्या है, फॉर एनी, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एनी एन देयर इज नॉट एग्जिस्ट एस एन प्लस वन इज इक्वल टू एस एन। किसी भी n के लिए हमारे पास सक्सेसर के सीक्वेंस के सक्सेसर टर्म्स की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग प्रोड्यूसर से इक्वल कभी भी नहीं होती है। अगर इक्वल है तो मतलब वो नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी होगा जब कोई भी सक्सेसर टर्म सीक्वेंस का अपने प्रोसीडर से बराबर नहीं होगा। सेम वही मेथड आएगा आपको डिक्रीजिंग में। अगला पॉइंट है मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, इसको क्या कहेंगे, नॉन इंक्रीजिंग। ये वाला जो टर्म कहलाएगा वो क्या होगा, नॉन इंक्रीजिंग। इसकी बात करेंगे तो हमारे पास आएगा कि एस एन प्लस वन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एस एन। डिक्रीज का मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू पे छोटी वैल्यू और छोटी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू, तो एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, ये क्या हो जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग। अगला जो टर्म आएगा दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है हमारे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है ये हम लेंगे कि अपना एस एन प्लस वन इज़ लेस देन एस एन फॉर ऑल एन इज़ मेंबर ऑफ कैपिटल एन। सो फॉर एनी एन देर इज़ नॉट एग्जिस्ट एस एन प्लस वन बराबर एस एन। बात तो वही है ना, इक्वल नहीं होगा। इक्वल है मतलब धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा। ग्राफ के तौर पे अगर मैं बताऊँ इसको, ग्राफ के तौर पे अगर मैं इसको बताऊँ तो मुझे लाइन लेनी पड़ेगी। 4 ग्राफ की मैं बात बताऊँ, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये पहले वाले की मैं बात बता रहा हूँ। नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। ये बीच वाला छोड़ दो अगर आप, यहाँ से ये छोड़ दो, ठीक, ये इंक्रीज़ कर रहा है। अब कहा गया इंक्रीजिंग, ये क्या कर रहा है, आप ये क्या कर रहा है, आप लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। इसकी बात करेंगे, डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो लगातार डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये फ़र्क है हमारे ग्राफ देखने का, ये फ़र्क है हमारे क्या, ग्राफ देखने का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल क्या लूँगा देखिएगा। एग्जांपल हमारे पास पहला है, पहला सीक्वेंस है एन। एन की अगर बात करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस ऐसा ही है। पहले तो हम इसको अगर ऑब्जर्वेशन से देखना तो देख सकते हो, हर अगला टर्म अपने पहले वाले टर्म से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एन एस एन प्लस वन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एस एन। अगर ये एस एन प्लस वन एस एन से बराबर है, एस एन प्लस वन एस एन के बराबर है, तो हम ये कह पाएंगे कि हाँ ये हमेशा क्या है, ये हमेशा क्या है, इक्वल तो हो नहीं सकता ना, ये हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग ही रहेगा। अगला एक सीक्वेंस लिख दिया मैंने 2, 2, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, कॉमा लगे सबके, ठीक। अब ये सीक्वेंस की अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, फॉर n एस एन प्लस एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन डिक्रीजिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डिक्रीजिंग। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, नॉन डिक्रीजिंग क्यों कहा, क्योंकि कभी कभी किसी पॉइंट पे ये वैल्यू क्या देता है, सेम। जब सेम वैल्यू दे रहा है तो लगातार तो इंक्रीज़ करेगा नहीं, जब लगातार इंक्रीज़ नहीं करेगा, लगातार इंक्रीज़ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज़ नहीं करेगा, इसका मतलब ये डिक्रीज़ नहीं करेगा कभी भी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डिक्रीजिंग। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टॉपिक हमारा क्या था आज का, कुछ क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस के बाद अपनी डेफिनेशन कर ली है, थ्योरम करनी है, मोनोटॉनिक हमने समझ लिया है। हम लोग आएंगे लिमिट पॉइंट के साथ और कॉची सीक्वेंस के साथ और अपना बोल्जानो-विस्टास थ्योरम के साथ, और आपके कुछ थ्योरम्स आ जाएंगी, जैसे लिमिट पॉइंट के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर आएगा। उसके बाद अपना ये सीक्वेंस वाला टॉपिक ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सीरीज। क्वेश्चंस लगाने चालू कर दीजिए आप लोग, जो भी बुक आपके पास है क्वेश्चंस लगाइए, लिमिट सॉल्व कीजिए सबसे ज़्यादा इसमें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।